हिंदी साहित्य की कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी की सुप्रसिद्ध, लोकप्रिय एवं संवेदनशील लेखिका नीरजा हेमेंद्र की लिखी हुई कहानी नहीं का अर्थ नहीं होता है। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। दूर दूर तक फैले शुष्क रेगिस्तान में जल की तलाश और सामने दृष्टिगोचर होता मृग मरीचिका का भ्रम। बस कुछ ऐसा ही है मेरे जीवन का रूप। मैं चलती जा रही हूँ जीवन की यात्रा में। इस पड़ाव पर आज यहाँ आकर सोच रही हूँ कि क्या जीवन मृग मरीचिकाओं का जाल है और हम इस अनंत रेगिस्तान में भटकते मृग? कदाचित नहीं। मैं किसी मृग मरीचिका के भ्रम में नहीं रहना चाहती, बल्कि वास्तविक जल स्रोत प्राप्त करना चाहती हूँ। मेरे जीवन की अपनी खुशियाँ अनेक भयावह आंधियों में जिनका सृजन किया है मैंने। ये सब कुछ इतना आसान तो न था। अनंत रेगिस्तान में एक मृद्यान का सृजन। माँ, मेरा टिफिन रख दो, स्कूल बस आ ही रही होगी। सान्या ने अपने कमरे से आवाज़ लगाई। मैं रसोई में काम कर रही थी, कुछ कुछ अपने विगत में भी। सान्या की आवाज़ सुनकर दबे पांव अपने विगत से बाहर निकल आई। सान्या स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। हाँ बेटा, टिफ़िन तैयार है। टिफ़िन बॉक्स डाइनिंग टेबल पर रख दे रही हूँ, बैग में रख लेना, मैंने रसोई से आवाज़ लगाकर सान्या से कहा। ठीक है माँ, ज़्यादा परेशान ना होइएगा, हल्का फुल्का सा कुछ रख दीजिए, सान्या की आवाज़ आई। मैंने रसोई से झांक कर देखा, सान्या ब्लेज़र पहनती हुई रसोई की ओर आ रही थी। हाँ हाँ ठीक है, मैंने कहा। माँ, आपने फिर से पूरा गिलास दूध का भर दिया, दूध का गिलास उठाते हुए उसने शिकायती लहजे में कहा, जो उसे प्रतिदिन मुझसे रहती है। सान्या दूध पीना नहीं चाहती, वो सुबह कुछ और खाती नहीं। यही कारण है कि मैंने दूध पीकर ही उसे स्कूल जाने के लिए कहा है। सान्या ने दूध पीकर गिलास सिंक में रख दिया। तत्पश्चात वो डाइनिंग मेज की ओर बढ़ गई। मेज के पास आकर सान्या ने अपना टिफ़िन बॉक्स बैग में रखा और रसोई में आकर मुझे बाय कहती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर गई। सान्या की स्कूल बस घर से 10 कदम दूर मुख्य सड़क पर खड़ी होती है। सान्या के साथ उसके कॉलेज में पढ़ने वाले आसपास के कुछ बच्चे भी वहीं एकत्र हो जाते हैं। बस के आने का यही समय निश्चित है। मैं रसोई से निकलकर बालकनी तक आ गई तथा सान्या को जाते हुए देखती रही, जहाँ तक वो दिखाई देती रही। प्रतिदिन की भांति मैं बालकनी में कुछ क्षण खड़ी रही, तत्पश्चात संतुष्टि का भाव लेकर घर में आ गई। घर में आकर मैं शीघ्रता से घर के कार्यों में लग गई। सान्या मेरी इकलौती पुत्री है। इस वर्ष वो 10वीं कक्षा की विद्यार्थी है। अपनी उम्र से कहीं अधिक समझदार और गंभीर है वो। कल शाम से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। रह रह कर पेट में दर्द हो रहा था। हल्का हल्का सा ज्वर भी था। मैंने किसी प्रकार घर के काम किए, शाम का भोजन भी बना दिया। सान्या को कुछ नहीं बताया। मेरी पीड़ा भला कब तक उससे छुपी रहती। शाम को सान्या स्कूल से आई। मेरी अस्वस्थता का पता चलते ही वो तुरंत केमिस्ट की दुकान से जाकर दवा ले आई। अगले दिन मुझे कार्यालय से अवकाश लेकर आराम करने के लिए कहा, जो कि मुझे करना ही था। आज वो सुबह मुझसे पहले उठ गई थी और रसोई का अधिकांश काम कर लिया था, जबकि मेरी तबीयत आज ठीक थी। फिर भी पूरा दिन मैंने आराम किया, सान्या ने जो कहा था। अगले दिन कार्यालय जाना था। मैं सुबह उठी और जाने की तैयारी में लग गई। सब कुछ व्यवस्थित कर घर को लॉक किया और बाहर निकल गई। सड़क पर आकर मैंने ऑटो को हाथ दिया और ऑटो में बैठ गई, कुछ इत्मीनान के साथ, क्योंकि घर में अब सब कुछ व्यवस्थित था। मैं सोच रही थी कि अब जीवन में जबकि बहुत कुछ व्यवस्थित है, एक समय ऐसा भी था कि मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं था। विवाह के 1-1.5 वर्ष पश्चात ही सब कुछ अव्यवस्थित होने लग गया था। मैं उन दिनों को स्मरण करना नहीं चाहती, किंतु स्मृतियां हैं कि बार बार गाहे बगाहे आकर उन दिनों का स्मरण करा ही देती हैं। कार्यालय आ गया था। स्मृतियों को दरकिनार करते हुए मैं ऑटो से उतरी, ऑटो वाले को पैसे दिए और कार्यालय की ओर चल दी। कार्यालय के पश्चात शाम को घर आई। सान्या मुझसे पहले घर आ जाती है। घर आकर आज उसने कुछ आवश्यक काम कर लिए थे। मम्मी, अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी आप फ्रेश होकर थोड़ा आराम कर लीजिए।
घर में प्रवेश करते ही सान्या ने मुझसे कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान ना हो बेटा, मैंने सान्या से कहा। हाँ हाँ, मुझे पता है आप ठीक हैं, तभी आप कार्यालय चली गई थी। मैं ये भी जानती हूँ आप अस्वस्थ होते हुए भी घर और कार्यालय के काम करना नहीं छोड़ती, सान्या ने शिकायत भरे लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा पड़ी। उफ, ये लड़की मेरा कितना ध्यान रखती है, जैसे कि घर की कोई बड़ी बुजुर्ग हो। सुखी रहो मेरी बच्ची, मैंने मन ही मन कहा तथा अपने कमरे की ओर बढ़ गई। ठीक है बाबा, मैं अब आराम ही करूंगी। वैसे भी शाम को करने के लिए कुछ है भी नहीं, सब कुछ तुमने करके रखा हुआ है, मैंने सान्या से कहा और कमरे में आकर लेट गई। बेड पर आंखें बंद करके मैं लेट गई। आंखें बंद थीं तो स्मृतियां जागृत हो गईं। नींद आंखों को स्मृतियों के साथ छोड़कर न जाने कहाँ चली गई। ओह, कितने अच्छे दिन थे। उस वर्ष मैं एमबीए की स्टूडेंट थी। इन्हीं बंद आंखों में कितनी इच्छाएं, कितने सपने संजोए थे। मैं उन सपनों को पूरा करना चाहती थी। उसी समय पापा के पास किसी के द्वारा उसके विवाह का रिश्ता आया। पापा ने तो कई रिश्तेदारों से, लोगों से योग्य लड़का बताने की बात कह रखी थी। रिश्तों की बात तो आनी ही थी। पापा, मैं अभी एमबीए पूरा कर लूँ, उसके बाद आप लड़का देखिएगा, मैंने पापा से कहा था। बेटा, अभी हम बात पक्की नहीं कर रहे हैं, लड़का देख रहे हैं। लड़का पसंद आने पर ही पक्की करेंगे, अभी तुम अपनी पढ़ाई करो, कहकर पापा ने मुझे चुप करा दिया। मैं आश्वस्त हो गई थी, पढ़ने में मन लगाने लगी। एमबीए का दूसरा वर्ष था मेरा। मैं खूब अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना चाहती थी ताकि कैंपस सिलेक्शन के माध्यम से ही किसी अच्छी कंपनी के लिए मेरा चयन हो जाए। कैंपस सिलेक्शन के माध्यम से काम न मिलने पर मैं बाहर स्वयं अपने लिए अच्छे जॉब की तलाश कर लूँगी। मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, नौकरी करना चाहती थी। अपनी इच्छा से मैंने पापा को अवगत भी करा दिया था। बेटा, एक अच्छा रिश्ता आया है, यदि तुम कहो तो बात आगे बढ़ाएं। लड़के का जमा जमाया अपना व्यवसाय है, अच्छा खाता पीता परिवार है। पापा कितनी उम्मीद भरी दृष्टि से मुझे देख रहे थे। मैंने पापा का चेहरा देखा और कुछ कह नहीं सकी। माँ के नहीं रहने पर पापा ने ही मेरा पालन पोषण किया था। मैं इंटरमीडिएट में थी जब माँ हम सबको छोड़कर चल बसी थी। माँ को न जाने कौन सी बीमारी लग गई थी। पापा माँ को लेकर अक्सर डॉक्टर के पास जाते रहते थे। माँ की सेवा व उपचार में पापा बहुत परेशान रहते थे, शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में। 2 वर्षों तक माँ बीमारी की वेदना सहती रहीं, अंततः एक दिन चली गईं। मैं जानती थी कि माँ के जाने के बाद पापा भीतर से टूट चुके हैं। मैंने वो दिन देखे थे जब पापा ने अकेले घर को संभाला था। उन्होंने मुझे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। पापा अक्सर कहते थे कि मेरी शिक्षा पूरी हो जाए और विवाह हो जाए तो मैं एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाऊंगा। मैंने अपने लिए पापा की आंखों में जो व्याकुलता देखी थी उसे और बढ़ाना नहीं चाहती थी। मेरा विवाह पापा का उत्तरदायित्व था। मैं पापा की इकलौती संतान थी, अतः उन्हें अपना उत्तरदायित्व पूरा करने से कैसे रोक सकती थी। मेरे कुछ कहे बिना मेरे विवाह की बात आगे बढ़ी और राजवीर से विवाह तय हो गया। व्यवसायी परिवार था राजवीर का। अपना घर, गाड़ी, नौकर चाकर सब थे। आखिर पापा अपनी इकलौती संतान के लिए अच्छा घर परिवार भला क्यों न ढूंढते, और उन्होंने ढूंढा भी। मैंने एमबीए अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा दे दी थी। आने वाली लगन में मेरा विवाह हो गया। विदा होकर मैं ससुराल आ गई। मैं जानती थी कि पापा अब मेरे बिना अकेले होंगे, तब मैं अक्सर पापा को फ़ोन कर लिया करती थी। मेरे अतिरिक्त इस दुनिया में पापा का और था ही कौन। पापा की बातों से प्रतीत होता कि वो अकेलापन महसूस तो कर रहे हैं, किंतु ये बात मुझसे छुपा रहे हैं। वे कुछ नहीं कहते। वे दुनिया की इस परंपरा से वाकिफ थे कि माता पिता का घर छोड़कर बेटियां अपना घर बसाने एक दिन दूसरे के घर चली जाती हैं। पराया धन होती हैं बेटियां। पापा से मिलने का मेरा मन हो रहा था। चौथ की रस्म पूरी करने के लिए मैं पापा के पास गई थी। 1 सप्ताह रही थी उनके पास। तब से 2 माह हो गए मैं पापा के पास नहीं गई हूँ। बीच बीच में 2-4 माह की लंबी अवधि के पश्चात मैं कभी कभी पापा के पास गई। फ़ोन पर उनसे बात होती है, उन्हें देखने का बड़ा मन करता है। एक दिन पापा से मिलने का मन हो रहा था। मैंने राजवीर से पूछा और पापा से मिलने चली गई। मुझे देखते ही पापा का क्लांत चेहरा प्रसन्नता से भर गया।
पापा को अस्त व्यस्त देख मैं उनकी स्थिति व अकेलापन समझ सकती थी। मैं 2 दिन पापा के पास रही और वापस आ गई। घर आकर मैंने सोचा कि यदि महीने में मात्र 1-2 दिनों के लिए मैं पापा से मिलने चली जाऊं तो पापा भी खुश रहेंगे, साथ ही उनका घर भी कुछ व्यवस्थित रहेगा। मैं लड़की हूं तो क्या हुआ, उनकी संतान हूं। पापा के प्रति मेरे भी कुछ उत्तरदायित्व हैं। यहाँ से बस द्वारा पापा के घर जाने में 3 घंटे का समय लगता है। मैं आराम से महीने में एक बार पापा के घर जा सकती हूँ। एक दिन के लिए ही सही, उनकी देखभाल कर सकती हूँ। मैंने अपनी इच्छा राजवीर से बताई। वो कुछ नहीं बोला। मैं महीने 1.5 महीने में पापा के घर जाने लगी। वहाँ 1-2 दिन रुकती और वापस अपने घर आ जाती। इस रूटीन से मेरे पापा खुश रहते। वे कहते कि तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करते करते समय अच्छी तरह व्यतीत हो जाता है। राजवीर के पास इतना समय नहीं था कि वो मुझे हमेशा लेकर पापा के घर जाता। बिजनेस में काम बहुत से थे, उसे कभी कभी बाहर भी जाना पड़ता था। उसने मुझसे कह दिया था कि तुम्हारी जब इच्छा हो पापा के घर चली जाना। सेवानिवृत्त हुए पापा को 2 वर्ष हो चुके हैं। आजकल वो कुछ अस्वस्थ रहते थे। मैं जानती हूँ उनकी अस्वस्थता और कुछ नहीं, उनका अकेलापन ही है। मेरे जाते ही पापा ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे उन्हें कोई बीमारी ही ना हो। पापा मुझसे कभी कभी अपनी पसंद की खाने की चीज़ें भी बनाने के लिए कहते। यद्यपि घर में एक काम वाली मैंने लगा दी है जो पापा के खाने पीने का ध्यान रखती थी, फिर भी अपनी पसंद की कुछ चीज़ें पापा कभी कभी मुझसे बनाने के लिए कहते और मैं बना देती। मैं पापा से मीठा न खाने तथा शुगर टेस्ट कराते रहने के लिए कहकर आती थी, जो पापा कराते थे। सब कुछ ठीक था, सामान्य सा दिख रहा था कि एक दिन, तुम बार बार अपने पापा के घर जाती हो, तुम्हारा वहाँ इंटरेस्ट क्या है? बमुश्किल 6 माह ही हुए थे पापा के घर जाते हुए मुझे कि राजवीर के शब्दों ने मुझे ऐसा आहत किया कि मैं कुछ बोल ना सकी। मैंने कुछ बोला भले ही ना हो, किंतु शब्दों के निहितार्थ मैं खूब अच्छी तरह समझ चुकी थी। उस समय मैं राजवीर से कुछ भी कहकर घर में कलह नहीं करना चाहती थी। बात को मैंने टाल देना ही उचित समझा। कुछ दिन खामोशी में व्यतीत हो गए। मैं पापा के घर जा रही हूँ, कल आ जाऊंगी, मैंने राजवीर से कहा। 1 माह हो गए थे मुझे पापा के घर गए हुए। अपने पापा के घर जाने में तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है, क्या है वहाँ तुम्हारा? राजवीर ने पुनः वही बात दोहराई जो मेरी सहन शक्ति से बाहर हो रही थी। पापा हैं वहाँ मेरे, मेरे जाने के लिए इतना ही कारण काफ़ी नहीं है? और किस इंटरेस्ट की बात तुम बार बार करते हो? आज मेरे स्वर थोड़े तल्ख हो गए थे। मेरा कहने का अर्थ तुम अच्छी तरह समझ रही हो। कोई इंटरेस्ट है तभी तो पापा के घर के चक्कर लगाती हो, राजवीर ने ऊंचे स्वर में कहा। राजवीर की बात सुनकर मैं स्तब्ध खड़ी थी। या तो अपने पापा से मिलो और वहीं रहो, और या तो यहाँ रह लो, दोनों में से एक काम कर लो, राजवीर ने सख्त होते हुए कहा और कमरे से बाहर चला गया। राजवीर की बातें सुनकर मेरा मन अत्यंत व्यथित हो गया था। मैंने पापा के घर लेकर जाने वाला छोटा बैग रैक पर रख दिया था और चुपचाप कमरे में बैठ गई। मैं कई दिनों तक परेशान रही, किंतु पापा के घर नहीं गई। पापा को फ़ोन कर उनका हालचाल पूछ लेती थी। एक दिन पापा का फ़ोन आया। उन्होंने मेरा कुशल क्षेम पूछा और संतुष्ट होते हुए फ़ोन रख दिया। बेटा तुम कब आओगी? लगभग सप्ताह भर बाद पापा का फ़ोन पुनः आया। आती हूँ पापा, मैंने इतना ही कहा। मेरा गला भर्रा उठा था। वो पूछ रहे थे कि मैं कब तक उनके पास आऊँगी। उन्हें अपने और राजवीर के बीच हुई तल्ख बातचीत के बारे में नहीं बताया था। मैं पापा को स्पष्ट उत्तर न दे सकी। 2 दिनों पश्चात पापा का पुनः फ़ोन आया। उन्होंने कहा था, बेटा तुम आ जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, न जाने मुझे क्या हो गया है, बहुत कमज़ोरी लग रही है। वे मेरे साथ चलकर डॉक्टर को दिखाना चाहते थे। ठीक है पापा, आती हूँ। उस बार भी मैं पापा से इतना ही कह पाई। मैंने तय कर लिया था कि आज शाम को राजवीर के घर आने पर उसे बताकर कल पापा को देखने अवश्य जाऊंगी। राजवीर मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? मैं पापा की इकलौती संतान हूँ, उनकी देखभाल का पूरा उत्तरदायित्व तो मेरा है। पापा मुझे कभी यूं ही नहीं बुलाते, वो अवश्य अधिक अस्वस्थ होंगे। राजवीर, जो पहले कभी कभी पापा को फ़ोन कर उनका हालचाल पूछ लिया करता था, अब कभी उन्हें फ़ोन नहीं करता। पापा आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर नहीं थे। उनका अपना घर था जो अच्छा खासा बड़ा था, संपत्ति थी।
उन्होंने अपने दुख सुख में काम आने के लिए पैसे भी इन्वेस्ट किए थे। उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पेंशन उन्हें मिलती थी। पापा का सब कुछ मेरा था। राजवीर की पत्नी होने के कारण राजवीर का भी। पापा मेरे या राजवीर पर निर्भर नहीं थे। राजवीर मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता जैसे वो पापा की आर्थिक मदद कर रहा हो, सेवा कर रहा हो। राजवीर का बदला हुआ व्यवहार मेरी समझ में नहीं आ रहा था। वो क्यों मेरे पापा का तिरस्कार कर रहा है? ये सब करने का क्या अधिकार है उसे, मात्र इसलिए कि मैं उसकी पत्नी हूँ? मैं पापा की भी तो इकलौती संतान हूँ। यही मेरी कमजोरी का केंद्र बिंदु है। इसी कारण वो मुझे प्रताड़ित कर रहा है। वो जानता है कि मैं उसकी पत्नी हूँ और इस कारण पापा की संपत्ति स्वतः उसकी हो ही जाएगी। वो पापा की देखभाल करे या ना करे। मुझे पापा को देखने जाना है। कल मैं जाना चाहती हूँ। शाम को राजवीर घर आया और चाय वगैरह पी चुका तो मैंने उससे कहा, क्यों देखने जाना है? क्या वो बीमार हो गए हैं जो उन्हें देखने जाओगी? राजवीर ने तल्ख स्वर में कहा, हाँ, पापा अस्वस्थ हैं और उन्हें देखने जाना आवश्यक है। मैंने नर्म स्वर में कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। इस बार तुम्हें जाने में 2-4 दिन की देर क्या हो गई कि तुम उतावली होने लगी? पापा की अस्वस्थता का भी बहाना बना डाला। राजवीर के स्वर पहले से भी तल्ख थे। क्या? पापा को देखने जाने के लिए मैं बहाना बना रही हूँ? पापा के घर जाने के लिए मुझे किसी बहाने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। मेरा दायित्व तो है कि मैं उनकी देखभाल करूँ। इस बार मेरे भी स्वर कुछ तीखे हो गए थे। तुम्हारी जो इच्छा है करो, राजवीर ने दूसरी ओर मुंह घुमाते हुए अत्यंत कड़े स्वर में कहा। नहीं राजवीर, पापा का फ़ोन आया था। उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, यहाँ तक कि वो डॉक्टर के पास भी जाने में असमर्थ हैं। लगभग गिड़गिड़ाते हुए मैंने कहा, मैं बेवजह तनाव बढ़ाना नहीं चाहती थी और ये भी कि यदि एक झुक जाएगा तो बात वहीं ख़त्म हो सकती है। तो ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हारा वहाँ किसी के साथ अफेयर चल रहा है? राजवीर की बात सुनकर मैं सन्न थी। मेरे झुकने का ये अर्थ लगाया था राजवीर ने? राजवीर कमरे से बाहर जा चुका था। मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं ज़ोर ज़ोर से रोऊं। राजवीर की घटिया सोच पर स्तब्ध मैं वहीं फर्श पर बैठ गई। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मेरी दशा पिंजरे में बंद उस पक्षी के समान हो गई थी जिसके पास पंख हैं, सामने खुला आसमान है, किंतु लोहे की चंद सीखों ने उसकी छोटी छोटी खुशियों पर रोक लगा रखी है। कुछ देर तक मैं उसी प्रकार फर्श पर बैठी रही। तत्पश्चात अपने आप को संभाला और कमरे से बाहर निकल आई। तुमने ठीक किया। जब देखो अपने बाप के घर जाती रहती हो। अपने पापा से इतना ही प्रेम था तो विवाह क्यों किया? पड़ी रहती अपने पापा के घर। राजवीर की मम्मी की आवाज़ उनके कमरे में से आ रही थी। अब नहीं जाएगी, ऐसा समझा दिया है कि अब शीघ्र जाने का नाम नहीं लेगी। राजवीर की आवाज़ थी। राजवीर की बात सुनते ही मेरे भीतर जैसे सब कुछ भरभरा कर टूट गया था उस दिन। पति पत्नी की विश्वसनीयता भी। राजवीर की मम्मी की बात से उतना नहीं जितना मैं राजवीर की बात सुनकर टूटी थी। तो क्या पापा के घर जाने से उसे रोकने के लिए राजवीर ने यह घटिया हथकंडा अपनाया था? मेरे चरित्र हनन का? कमरे से निकलकर मैं रसोई की ओर जा रही थी ताकि घर के कुछ काम कर लूं, किंतु मन न जाने कैसा होने लगा और मैं वापस अपने कमरे में आ गई। कमरे में चुपचाप बैठी किसी प्रकार अपने मन को समझाती रही, स्वयं को संयत किया, टूटते बिखरते रिश्तों में वापस विश्वास भरने के मार्ग तलाशती रही, ये सोचकर कि परिस्थितियां चाहें जो भी हों, उसे सामंजस्य बिठाते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। ये मेरा घर है। इस घर के सभी लोग मेरे अपने हैं। यदि ये मुझे कुछ कह भी देते हैं तो मुझे बुरा न मानते हुए सब कुछ भुलाकर अपना कर्तव्य निभाना है। मुझे पापा की सीख का स्मरण है। अपने व्यवहार से सबका हृदय जीतना है। बुरे व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार कर उसका मन परिवर्तित कर देना ही अच्छाई की पहचान है। पापा की सीख का अनुसरण करना ही होगा मुझे। हृदय के घावों को हृदय में छुपाए मैं घर के सभी काम सामान्य ढंग से करने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। समय व्यतीत होता जा रहा था, कुछ यूं कि मानो उसे किसी की खुशियों या दुखों से कुछ भी लेना देना ना हो। बस चलते चले जाना है, किसी के लिए ठहरना नहीं है। यही कारण है कि उसे सबसे बड़ा चिकित्सक कहा जाता है, जो बड़े से बड़े जख्मों को भर देता है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो जख्मों को भरता नहीं बल्कि उस पर गर्द डाल देता है, समय रूपी गर्द। स्मृतियाँ उस गर्द को हटाती हैं और हरे जख्म दिखने लगते हैं।
बेटा तुम कब आओगी? मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। पड़ोसी के लड़के को लेकर डॉक्टर को दिखाने गया था। डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी हैं उनसे लाभ है। अब दवाइयाँ ख़त्म हो रही हैं, फिर दिखाने जाना है। तुम आ जाती तो तुम्हारे साथ चलता। पड़ोसी से बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। बेटा प्रयत्न करके एक बार शीघ्र आ जाओ। शीघ्र ही एक दिन पुनः पापा का फ़ोन आया। कहते कहते उनके स्वर अत्यंत दयनीय हो गए थे। तो क्या एक पिता अपनी देखभाल के लिए अपनी संतान से अधिकार पूर्वक नहीं कह सकता? इसके लिए उसे इतना दयनीय होना पड़ेगा? पापा की दशा और अपनी विवशता सोचकर मैं रो पड़ी। मैं सोच रही थी कि किसी प्रकार साहस कर आज पुनः राजवीर से कहूँगी। राजवीर के आरोपों से मुझे भय तो बहुत लग रहा था, किंतु साहस कर मैंने पापा की स्थिति से उसे पुनः अवगत कराना चाहा। मैं एक बार पापा को देखा हूँ, मैंने विनम्रता से राजवीर से कहा। यदि तुम इस बार पापा के घर गई तो मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मैं आहत होकर चुपचाप राजवीर का चेहरा देखने लगी। पापा को देखने की अपनी इच्छा का दमन कर मैं ससुराल की दिनचर्या में व्यस्त हो गई। पापा से फ़ोन पर बात हुई। मैंने उन्हें शीघ्र ही आने का आश्वासन दिया, जो कि अभी कतई संभव नहीं था। पापा बार बार अपनी अस्वस्थता के कारण मुझे बुलाते रहते। मैं बार बार शीघ्र आने का आश्वासन उन्हें देती रहती। मैं पापा को कैसे बताती कि राजवीर मुझे छोड़ देने की धमकी दे रहा है? वृद्ध और अस्वस्थ पिता से ये बात कहकर मैं उन्हें पीड़ा और तनाव नहीं देना चाहती थी। मैं करूं तो क्या करूं? अपनी विवशता का बोझ ढोने के लिए मैं विवश थी। पीड़ादायक स्थिति में दिन कट रहे थे कि एक दिन पड़ोस के अंकल का फ़ोन आया कि बेटा तुम्हारे पापा नहीं रहे। मैं जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में तुरंत पापा के घर पहुंच गई। इस बार मेरे साथ राजवीर भी था। पापा के घर पास पड़ोस के लोग एकत्र हो चुके थे। पापा के अंतिम संस्कार के कार्यों में पूरे समय राजवीर चुप था। किसी अपने के चले जाने की पीड़ा उसके चेहरे पर दूर दूर तक नहीं थी। अंतिम संस्कार के काम संपन्न हो चुके थे, किंतु मैं पापा के घर कुछ दिन और रुकना चाहती थी। अंतिम समय में पापा मुझे बुलाते रहे और मैं ना आ सकी थी। अस्वस्थता की स्थिति में अपनी इकलौती संतान से मिलने की इच्छा लिए न जाने कितने संताप, कितनी व्यथा, कितनी बातें मन में लिए पापा इस दुनिया से चले गए थे। मैं इस घर में सर्वत्र पापा को महसूस कर रही थी। पापा के घर कुछ दिन और रहने की इच्छा मैंने राजवीर को बताई थी। अगली बस पकड़कर राजवीर चला गया। न तो उसने मुझे ढाढ़स बंधाया, ना सांत्वना दी। 2-4 दिन यहाँ मेरे साथ रुकने की एक छोटी सी इच्छा पूरी करना तो बहुत बड़ी बात थी। पापा के घर रहते हुए मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। पड़ोस की आंटी के साथ मैं डॉक्टर के पास गई। ये कुछ दवाएं हैं, इन्हें नियम से लीजिए। कुछ टेस्ट लिख दिए हैं, उन्हें करा लीजिए। पौष्टिक भोजन लीजिए, थोड़ा आराम भी कीजिए। आप माँ बनने वाली हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, डॉक्टर ने पर्चा पकड़ाते हुए कहा। डिस्पेंसरी से बाहर निकलते ही मैंने राजवीर को फ़ोन मिलाया। उसने फ़ोन नहीं उठाया। अगले दिन मैं ससुराल के लिए चल पड़ी। वहाँ पहुँचकर मैंने स्वयं को अपनों के बीच नहीं बल्कि अनजानों के बीच में पाया। किसी ने मेरे अभिवादन का उत्तर नहीं दिया और ना ही मुझसे बात की। मैं अपने कमरे में पहुंची जहां राजवीर था। उसने भी मेरा हालचाल नहीं पूछा और ना ही मुझसे बात की। मुझे अनदेखा करता रहा। अंततः मैंने ही पहल की। कैसे हो राजवीर? मैंने राजवीर से पूछा। वो अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था। मैं समझ रही थी कि वो कुछ नहीं ढूंढ रहा, बल्कि मुझे अनदेखा करने का ये उसका कार्य था। राजवीर तुम पिता बनने वाले हो। उसके अनदेखा करने की परवाह न करते हुए मैंने कहा। मैं क्यों पिता बनूंगा? पिता तुम उसे बनाओगी जिसके साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है। राजवीर की बात सुनकर मैं सन्न थी। इससे अधिक कुछ और सुनने की स्थिति में नहीं थी। मैं धम्म से पलंग पर बैठ गई। किसी और के कर्मों को मेरे नाम पर थोपने की कोशिश न करना, रही सही कसर पूरी करते हुए राजवीर ने कहा। अब मेरे लिए वहाँ क्या बचा था? मैं उठी, अपना छोटा सा ब्रीफकेस जो अभी लेकर यहाँ आई थी उसे उठाया और राजवीर के घर से निकल गई। वो दिन और आज का दिन। सान्या आज 10वीं कक्षा में पढ़ रही है। मैंने राजवीर के घर में कदम न रखा। राजवीर ने भी पलट कर मेरा या अपने होने वाले बच्चे की खबर नहीं ली। जीवन में यहाँ तक का सफ़र क्या इतना सरल था? जबकि सब कुछ टूट बिखर गया था तो चीज़ों को समेटने में बहुत समय लगा। एक तरफ साहस कर मैं स्वयं को समेटती, दूसरी ओर पुनः सब कुछ भरभरा कर टूट जाता। प्रेम, विश्वास,
रिश्ते, सब कुछ तो टूटे थे। मुझे मात्र स्वयं को समेटना था और वो मैंने किया। मैं पापा के घर में रह रही थी, जो कि मेरा ही था। वहीं से मैंने अब तक की यात्रा तय की है। मुझे अब तक स्मरण है वो दिन जब मैं पहली बार सान्या का नाम लिखवाने स्कूल गई थी। पिता और माता दोनों के स्थानों पर अपना और अभिभावक में अपने स्वर्गीय पिता का नाम लिखवाया। वो सब अब विगत की बातें हो चली हैं। चुनौतियां तो नित्य नए नए रूपों में सामने आती रहीं, जिनसे जूझना मेरा स्वभाव बन गया है। संघर्ष की स्मृतियां भी जो ताज़ा हैं अभी तक। मैं अपना व अपनी बेटी के पालन पोषण और सबसे बढ़कर अपने अकेलेपन का समय व्यतीत करने के लिए एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगी, जहां अब भी कार्यरत हूँ। एकांत के क्षणों में अभी भी मैं सोचती हूँ कि क्या राजवीर कभी भी अपनी बेटी को स्मरण न करता होगा। क्या वो सचमुच उसे किसी और की बेटी समझता है? हाँ, ऐसा ही है। अन्यथा वो कभी तो अपनी बेटी से मिलने पापा के घर आता। पापा के घर की राहें तो उसे अवश्य स्मरण होंगी। मैं उसे विस्मृत न कर सकी। सान्या में मुझे राजवीर दिखाई देता है। समय आगे बढ़ता जा रहा है, किसी परिंदे की भांति। अच्छी बुरी सभी स्मृतियों को अतीत के गर्त में डालकर बस उड़ता चला जा रहा है। सान्या ने अपने कैरियर का चुनाव कर लिया है। वो इंजीनियर बनना चाहती है। इसके लिए उसने प्रवेश परीक्षा दी थी, उसका चयन हो गया है। सान्या खूब प्रसन्न है, हो भी क्यों ना। इसी सफलता के लिए तो उसने इतना परिश्रम किया था। सान्या जब कभी मुझे उदास उद्विग्न देखती तो कहती, मम्मी आप चिंता ना कीजिए, बस कुछ दिनों की बात और है। मैं कुछ बनूंगी और आपके सपनों को पूरा करूंगी। आप गर्व से कह सकेंगी कि मैं आपकी बेटी हूँ, सिर्फ आपकी। अपनी पीड़ा छुपाते हुए मैं मुस्कुरा पड़ती। मम्मी आपका फ़ोन बज रहा है, कोई अननोन नंबर है, कहते हुए सान्या ने मेरा फ़ोन मेरे हाथ में रख दिया। कमरे में शाम का धुंधलका प्रवेश करने लगा है। विगत स्मृतियों में गुम मैं पास रखे हुए फ़ोन की आवाज़ नहीं सुन सकी थी। अपने स्टडी रूम से निकलकर सान्या आई। उसने फ़ोन मुझे पकड़ाया और चली गई। ये नंबर तो नया लग रहा है, न जाने कौन है, कहते हुए मैंने फ़ोन उठा लिया। हेलो, हेलो, कौन है? मैंने पूछा। मैं हूँ। आवाज़ स्पष्ट नहीं थी। मैंने पुनः पूछा, कौन? मैं राजवीर बोल रहा हूँ। उधर से थकी हुई एक धीमी सी आवाज़ आई। राजवीर? कुछ क्षण के लिए मैं समझ नहीं पाई। सहसा स्मृतियों के विस्मृत पल विद्युत की भांति मस्तिष्क में कौंध पड़े। एक भूला बिसरा राजवीर मुझे याद आया, साथ ही इसके द्वारा मेरे साथ किया हुआ अमानुषिक व्यवहार भी। तो मैंने कहा, अनुराधा? पुनः वही थकी सी आवाज़। हाँ, मैं बोल रही हूँ, मैंने कहा। मैं राजवीर हूँ, मुझे पहचाना? उसने पुनः कहा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो अपनी कौन सी पहचान बताना चाह रहा था। क्यों फ़ोन किया? मैंने कहा। अनुराधा, आई एम सॉरी। उधर से क्लांत सी आवाज़ आई। किस बात की सॉरी? कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं पहचानती, मैंने कहा। मैं बहुत बीमार हूँ अनुराधा, अकेला हूँ। इस समय मेरे पास कोई नहीं है, मुझे माफ़ कर दो अनुराधा। उधर से राजवीर की थकी सी आवाज़ आ रही थी। मैं तुम्हें नहीं पहचानती, कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। मेरे सामने राजवीर का वो निष्ठुर चेहरा घूम गया। जब सान्या को कोख में लेकर मैं राजवीर के पास गई थी, उसने मेरे चरित्र पर लांछन लगाते हुए सान्या को अपनाने से इनकार कर दिया था। फ़ोन की घंटी पुनः बजने लगी। नंबर वही राजवीर का था। देख कर भी मैंने नहीं उठाया। घंटी पुनः बजी और मैंने नहीं उठाया। फ़ोन पर मेरे व राजवीर की बातें सुनकर अब तक सान्या भी मेरे पास आ गई थी। क्या हुआ मम्मी, कौन है? वो पूछ बैठी। कुछ नहीं बेटा, बात को टालते हुए मैंने कहा। दरअसल बात को मैं टालना नहीं बल्कि छुपाना चाहती थी। सान्या सब कुछ समझ चुकी थी। फ़ोन की घंटी पुनः बजी। ये तीसरी बार थी जब फ़ोन की घंटी बजी थी। हाँ बताओ। मैंने फ़ोन उठा लिया। इस बार मैं राजवीर को टालना नहीं बल्कि उससे स्पष्ट बात कर लेने के मूड में थी। मैं बहुत अकेला और अस्वस्थ हूँ, तुम लोगों को बहुत मिस करता हूँ। राजवीर लगभग गिड़गिड़ा रहा था। तो मैं क्या करूं? मैं कौन हूं तुम्हारी, और यहाँ कौन है तुम्हारा? इतने दिनों बाद यहाँ फ़ोन करने का क्या मतलब? मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा। मेरा व्यवसाय नहीं चल रहा है, बंद हो चुका है। घर के लोगों ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है। मुझे क्षमा कर दो अनुराधा। राजवीर की आवाज़ से मुझे घृणा हो रही थी। तो मैं क्या करूं? मैं कौन हूं तुम्हारी जो तुम मुझसे ये सब कह रहे हो? मैंने कठोर होते हुए राजवीर से कहा। इस समय मुझे मेरे पापा बेहद याद आ रहे थे।
मैं अब वैसी नहीं रह गई हूँ, बदल गई हूँ। मैं तुम्हें पहचानती नहीं हूँ, मैंने आगे राजवीर से कहा। मैं झुंझला उठी थी। कौन कौन बोल रहा है? बार बार मुझे परेशान देख सान्या ने मेरे हाथ से फ़ोन ले लिया था और राजवीर से पूछ बैठी थी। बेटी, मैं तुम्हारा पिता। उधर से राजवीर की आवाज़ आई। सुनिए, आप जो भी हैं, दोबारा यहाँ फ़ोन करने की कोशिश मत कीजिएगा। आपने फिर ऐसा किया तो मैं आपकी कंप्लेंट पुलिस में दर्ज कराऊंगी, सान्या ने कहा। बेटी, शट अप। मैं अपनी माँ की बेटी हूँ। माँ के अतिरिक्त कोई मुझे अपनी बेटी नहीं कह सकता। नहीं का अर्थ समझते हैं आप? नहीं का अर्थ नहीं होता है। अब दोबारा कोई फ़ोन यहाँ नहीं आना चाहिए। सान्या के आत्मविश्वास भरे स्वर सुनकर मैं अचंभित थी और गौरवान्वित भी। सामने फैले असीम रेगिस्तान में जब सब कुछ शुष्क हो चुका था, ऐसे में चलते चलते सहसा मरुद्यान दिखने की अनुभूति जैसा था सब कुछ। मेरी बेटी ने मेरे त्याग, परिश्रम और पीड़ा को समझा। तपते रेगिस्तान में मरुद्यान ही तो है सान्या। मुझे क्षमा कर दीजिए पापा, मुझ में सान्या जैसा साहस नहीं था। पापा, काश वो पल लौट आता और मैं साहसी बनकर आपको दिखाती। मैं जानती हूँ ऐसा संभव नहीं है पापा। समय पश्चाताप के अवसर तो देता है, किंतु बीते पलों को पुनः जीने का अवसर नहीं देता। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ पापा, सही समय पर साहस की कमी और उचित निर्णय न ले पाने के लिए। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ पापा। मन ही मन पापा को मैंने स्मरण किया। कमरे की बत्ती जलाकर सान्या जा चुकी थी। शाम का धुंधलका अंधेरा अब कहीं नहीं था। कमरे में रोशनी भरपूर थी। अभी आप सुन रहे थे एक बेहद उम्दा कहानी, नहीं का अर्थ नहीं होता है। एक साहसी बेटी की कहानी। आशा है आपको भी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करिएगा, हाइप कर दीजिएगा और चैनल भी अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो साहित्य की उत्कृष्ट कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।